बट व्हेन आई यूज्ड टू सी दिस इन्फेंट्री बॉयज जो ग्लेशियर से पोस्ट से उतर के आते थे, उनका जोश देख के मैं रियली इंस्पायर होती थी कि 90 दिन वो एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड पे रह के आते हैं, बट उनके चेहरे से कहीं नहीं लगता था कि वो इतनी कठिनाई से वापस आए। कि मेरे ही कॉलेज का एक लड़का मुझसे जूनियर 2-3-4 साल, वो आरएमओ था, वो और उसके बगल में एक जवान, दोनों को चोट लग गई। तो एक हेलीकॉप्टर एक ही जवान को वापस ले जा सकते थे, एक ही इंसान को ले जा सकते थे। सो दिस डॉक्टर लाइक अ रिस्पॉन्सिबल बॉय, ही सेंट द जवान फर्स्ट एंड अनफॉर्चुनेटली द डॉक्टर डिडंट सर्वाइव। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही हमारे फेफड़ों में ऐसे बदलाव आते हैं कि उसमें पानी आता है। इसकी वजह से बहुत एक डेंजरस सिचुएशन आ जाती है। फेफड़ों में पानी भरता है, ऐसे दिमाग में भी सूजन। एक और बीमारी जो इम्पॉर्टेंट है वो है बर्फ लगने से जो टिश्यूज खराब हो जाती हैं, फिंगर्स वगैरह खराब हो जाती हैं, फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, तो वो गल जाती है उंगलियां फिर, चाहे वो हाथ की हो चाहे पाँव की। मैलनरिशमेंट मतलब कुपोषण जो बोलते हैं हिंदी में। इतने 3 साल का बच्चा, 3 महीने का बच्चा लगेगा, या विमेन जो मतलब एक हेल्दी जैसे होने चाहिए बिल्कुल नहीं होते हैं वहाँ पे, ये सब देखने को मिलता है। I would like to advise women especially in this case because आज क्या हो रहा है कि families जो है वो मतलब destroy हो रही है in short, और they are not balanced. कि men and women we are different. There is no need to talk about gender equality. Okay. We have to talk about a concept called gender neutrality. Okay. But I somehow will not subscribe to girls saying that we want to be equal to boys. आज के टाइम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे किस टाइप के हीरोज को फॉलो कर रहे हैं, और आज के जमाने में हमें कुछ रियल हीरोज चाहिए जिनसे हम कुछ रियल इंस्पिरेशन ले सके। फॉर दैट टुडे वी हैव ब्रिगेडियर हेमश्री मैम, और इनके पास जितने मेडल्स हैं मुझे लगता है उनसे ज्यादा ये डिजर्व करते हैं, एंड शी विल बी गाइडिंग अस थ्रू, और इनकी जो जर्नी है उनसे हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते निखिल, मैं ठीक। ओके, सो मैम आपकी इतनी जो बड़ी जर्नी है इसमें से बहुत कुछ सीखने जैसा है, और आपका बैकग्राउंड भी जो फैमिली के जो वैल्यूज थे, आपकी पेरेंटिंग भी एक आर्मी ऑफिसर्स के घर में ही हुई है, राइट जी। सो उसकी जर्नी के बारे में प्लीज जरा बताइए, हाउ वाज इट? खैर जर्नी तो बचपन का सबका ही बहुत अच्छा होता है। मेरे फादर आर्मी में थे। ओके। ही इज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। ओके। एंड तो मैंने फिर बचपन से ही मतलब आर्मी ही देखा है। यू नो आर्मी में कैसे रहते हैं लोग, कैसे उनका काम होता है, कैसे डिसिप्लिन है, कैसे सुबह पीटी में जाना है, शाम को गेम खेलना है, सब कैसे साफ सुथरे घर में रहते हैं, अच्छे से माहौल में रहते हैं। सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू बी एन आर्मी चाइल्ड। यू नो यू आर लिटिल फार अवे फ्रॉम द सो कॉल्ड सिविल बैकग्राउंड, बट आर्मी के जो वैल्यूज हैं वो एकदम अंदर तक रिस जाती हैं। सो आपको किस तरह का डिफरेंस लगा, क्योंकि आप जब स्कूल में जा रहे थे तो आपके फ्रेंड्स की पेरेंटिंग मतलब अलग तरीके से हो रही थी, या फिर आपके घर में कुछ स्ट्रिक्ट था, कुछ एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एंड वैसे भी स्कूल भी मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी। Okay. तो केंद्रीय विद्यालय में अमूमन बच्चे सारे फौजी बैकग्राउंड के या कोई डिफेंस बैकग्राउंड के आते हैं, और कुछ सिविलियन भी होते हैं। सो एज एन आर्मी चाइल्ड आई हैड नो एनी प्रॉब्लम कि ये डिसिप्लिन या ये सब कुछ नहीं, इट्स जस्ट नॉर्मल चाइल्डहुड। इट इज जस्ट दैट ज्यादा फैसिलिटीज हैं, गेम खेलना है, स्विमिंग करना है, कोई शूटिंग करना है, कोई राइडिंग करना है, कोई कुछ है। सो ये सारी फैसिलिटीज एक आर्मी के माहौल में बहुत आसानी से कैंटोनमेंट में मिलती है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग एन आर्मी चाइल्ड। कोई डिसएडवांटेज ऐसा नहीं है कि फादर आर्मी में तो ज्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी डिसिप्लिन एक फौजी बच्चा में आ जाता है, इट्स ओनली बाय ऑब्जर्विंग ऑल अराउंड कि भाई बाकी लोग कैसे हैं, हमको कैसे रहना है। दैट इज ओनली थिंग। अदरवाइज द बेस्ट एडवांटेज इज की फैसिलिटीज जो एक आर्मी कैंप में एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए मिलती हैं, वो सिविल में भी होती हैं, बट थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं। यहाँ पे सब आसपास होता है सब कुछ, और सारे बच्चे एक जैसे काम कर रहे होते हैं। सारे लोग बैडमिंटन खेलने जाएंगे, कोई राइडिंग जाएगा, सब एक जैसे स्कूल में जाते हैं, सभी एक जैसे गाने सुनते हैं। सो इट्स अ वेरी नाइस चाइल्डहुड एक्चुअली। ग्रेट। सो फिर आपका ऑब्जर्वेशन किस तरह से था, क्योंकि आपने बताया कि ऑब्जर्वेशन से ही सारे बच्चे सीखते हैं, आर्मी के चाइल्ड्स होते हैं, एटमॉस्फेयर जो आसपास होता है। देखिए एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे व्यवहार करता
होता है, कैसे हम दूसरे इंसान को इम्पोर्टेंस देते हैं, कैसे हम एक सिविलाइज्ड बिहेवियर में रहते हैं, ये सब चीजें बच्चे सीखते हैं। जैसे अगर आर्मी के कोई कैंटोनमेंट में कोई बच्चे जा रहे हैं, सामने से कोई एडल्ट आता है तो ऑलवेज विश करते हैं, चाहे पहचान हो या ना, गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग आंटी। तो ये एक तरह से ऐसी चीजें सीखने को मिलती है आर्मी में, जो कि सिविल में भी होती होंगी, बट आर्मी में तो होती ही होती है। एंड यू सी हाउ योर फादर स्पीक्स टू समवन हु इज वेरी जूनियर टू हिम, बट उनमें एक रिस्पेक्ट, कैसे एक सामने वाले की डिग्निटी मेंटेन करके बिहेवियर, ये सारी चीजें हम बचपन से ही सीखने लग जाते हैं। So this is the way we learn how to be good human beings. ग्रेट। और मैम फिर आपने ये जो जर्नी स्टार्ट की मेडिकल साइंस की, इसके स्टार्ट कहाँ से हुआ? मतलब इसके पीछे कुछ मोटिवेशन था, कुछ गाइडेंस था, किस तरह से आपने इसमें मोटिवेशन गाइडेंस ज्यादा नहीं था। इसमें ये था कि जब मैं स्कूल में जा रही थी तो मेरे फादर को एक कागज पकड़ाया गया था कि व्हाट डू यू वांट योर चाइल्ड टू बी। ओके उसमें उन्होंने लिखा आई वांट माय चाइल्ड टू बी एन आर्मी डॉक्टर। ओके वो कागज शायद मेरे पास अभी भी कहीं Wow. पर है। तो बस उस वक्त से उनकी सोच ये थी कि उनकी बेटी एफएमसी जाए। ओके And yes, luckily it happened that way. So my total inspiration is what my parents wanted me to do. ओके And otherwise, I've come from an engineer's family and a professor's family. There are no doctors. So I think if I'm the first doctor in my family. Plus, AFMC में मैं पढ़ाई करूं, ऐसे मेरे फादर का बहुत अच्छा मतलब एक थॉट था. So luckily फिर वो translate हो गया into truth and I joined AFMC. wow. So like you have ranked second in the entire country. So how was you feeling at that time? Very good feeling, but one didn't expect कि ऐसा होगा. मतलब of course we work, competition तभी था, अभी है, सब मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है. So when I got my rank, it was like a very proud moment. मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी भी थी और एक रिलीफ भी था कि चलो ये तो हो गया. So but my parents were very proud. So उनकी जर्नी मतलब कैसे आपने पढ़ाई कैसे किया, आपका शेड्यूल वगैरह कैसा था? एक तो जैसे मैंने बताया केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी, मेरे फादर भी आर्मी में थे. So 12 years of schooling हमने 13-14 स्कूल में किया. Right. Last 2 years मैंने दिल्ली में किया luckily. And that was also my father's planning कि 11th and 12th दिल्ली में करें क्योंकि दिल्ली में कोचिंग वगैरह अच्छी होती है, स्कूल अच्छे होते हैं करके. तो 11th and 12th वहां से किया केंद्रीय विद्यालय से मैंने, और I had taken some coaching also for medical entrance. And I studied, I guess. Wow. So worked hard and that's it. Okay. आपने बहुत सारे रिसर्चेस किए, आर्टिकल्स लिखे और उसके बारे में आपने बहुत सारे पेटेंटेड दवाई है उसके बारे में भी आपने बहुत रिसर्च किया है. उसके बारे में आप अगर बताएंगे आपकी रिसर्च किस तरह से रही है, क्या क्या आपने नया इनोवेट किया है? तो जब MBBS जब मैंने कर लिया तो उसके बाद मैंने MD किया, तो फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, मैंने उसमें किया. एंड फिजियोलॉजी इज अ रिसर्च ओरिएंटेड स्पेशलिटी. एंड मैं काफी अर्ली मेडिकल करियर से ही मैं रिसर्च करना चाहती थी. तो फिजियोलॉजी किया और उसके बाद द बेस्ट थिंग व्हिच हैपेंड टू मी वाज दैट आई गॉट पोस्टेड टू DRDO. Okay. DRDO में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस इन दिल्ली करके एक जगह है, वहां पे मेरी पोस्टिंग हुई. And there my research picked up a lot of momentum, I would say. And then environmental adversities, मतलब maximum जैसे desert हो गया या high altitude हो गया, पहाड़ के ऊपर ज्यादा ठंड वाले प्रदेश में, वहां पे soldiers को कैसे सुविधा प्रदान करें health wise. Right. ये मेरा research था mainly. Okay. तो जब किया ये सब तो I have a few things like जैसे कि बर्फ लगने से frost bite होता है, तो उसके लिए किस प्रकार का क्रीम लगाना चाहिए, उस पर मैंने रिसर्च किया. हाई ऑल्टीट्यूड में पल्मोनरी एडिमा करके फेफड़ों में पानी भर जाता है, जो कि एक बहुत डेंजरस कंडीशन होता है. तो उसके लिए कैसे उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है. एक नाइट्रिक ऑक्साइड करके एक गैस होता है जो हम देने से वो पल्मोनरी एडिमा काफी आराम हो जाता है. तो उस पर मैंने रिसर्च किया. फिर अक्यूट माउंटेन सिकनेस करके पहाड़ों में आते ही एक बीमारी जैसे हो जाती है, तो वो ना हो उसके लिए कैसे दवाई करनी है, क्या करना है, इन सब चीजों में मैंने रिसर्च किया है. And I'm happy that I could provide some solutions to all this. So let's explore this topic first. और आपकी जब पोस्टिंग हुई थी हाई एल्टीट्यूड पे, by the way I was just want to tell you like ma'am is the first woman just to provide service at such high altitude. Thank you so much ma'am for doing that. And so we are so proud of you. Yes, I was the first commanding officer Yeah. for a research center in high altitude called High Altitude Medical Research Center. Great. वो आर्मी का एक हाई ऑल्टीट्यूड में रिसर्च सेंटर है, एंड आई कमांडेड इट फॉर 2.5 years. तो वहां पे मैं DRDO से ही गई थी. Okay. And there is where I did a lot of research, and there the most interesting part of research which I did was about the effect of yoga in high altitude and soldiers.
So I had a good opportunity of doing some controlled experiments on कि योगा से एक आर्मी सोल्जर को हाई ऑल्टीट्यूड में कैसे फायदा होता है। फिर उसके हिसाब से हमने कुछ किया, योगा इंट्रोड्यूस किया इंडियन आर्मी में एक्सपेरिमेंटल तौर पर। फिर बाद में ऑफ कोर्स नाउ योगा हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इन द इंडियन आर्मी, व्हिच इज अ गुड थिंग टू हैपन। तो ये मेरा HMRC में जब मैं लेह में थी तो ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, अपार्ट फ्रॉम दी अदर रूटीन थिंग्स, जैसे कि ग्लेशियर में जवान जाते हैं तो उनके हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है, उनका ब्लड प्रेशर कैसे होता है और उनकी तबीयत कैसे रहती है। एक्चुअली परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड में जाते ही हम लोग उतना काम नहीं कर पाते हैं जितना हम नॉर्मल सिटीज में सी लेवल पे करते हैं। तो वहां पे एक जवान को पूरी तरह से अगर चुस्त तंदुरुस्त रहना है तो क्या करना चाहिए, तो इन सब चीजों पे मैं जब मैं लेह में थी तो ये सब रिसर्च किया हमने, एंड वी प्रोवाइडेड लॉट ऑफ सॉल्यूशंस टू द इंडियन सोल्जर्स। ओके, बट ये कितनी हाइट पे था ये जो सेंटर था? HMRC वाज एट अराउंड 11,000 फीट, बट मैं 18-19 हजार तक, 20 हजार तक भी गई हूँ वाह, फीट। 18-19 हजार तो एक खरदुंगला करके वो है, पास है, अभी उससे भी ऊंचा पास आ गया है। तो वहां पे भी मैंने काफी उसी हाई ऑल्टीट्यूड में 18,000 फीट पे भी रिसर्च किया है। प्लस आई वेंट टू द बेस कैंप जहां पे कि सोल्जर्स हाई ऑल्टीट्यूड पोस्ट जो 20-22-23 हजार से वहां से नीचे आते थे, आते तुरंत मैं उनका एग्जामिन करती थी उनको देखने के लिए कि उनका हार्ट पे कितना स्ट्रेस पड़ा, उनकी बाकी चीजों पे कैसा स्ट्रेस था। इनसे हमें पता लगता है कि जवानों का हेल्थ कैसा है हाई ऑल्टीट्यूड में और उसको बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके, आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है कि उनको किस तरह से वहां पे सरवाइव करना है, मतलब बट एज एन आर्मी ऑफिसर, आप एज ए डॉक्टर आप वहां पर गए थे, आई डोंट थिंक मतलब कि आपकी उस तरह से ट्रेनिंग हुई होगी, राइट? बिकॉज फिर आपको क्या चैलेंजेस आए थे वहां पे सरवाइव करने के लिए, क्योंकि आप तो वहां पे कुछ टाइम रुके भी होंगे वहां पे सर्टेनली। फिर 2.5 साल रुके थे। ग्रेट, 2.5 साल, इट इज अ रियली बिग टाइम। सो फिर क्या चैलेंजेस आए थे? और हमने ये भी सुना है कि आप you were the only lady officer over there and all were like army staff, so how were you treated at that point? Please इसके सब के बारे में जरा बताइए। Yes, in the HMRC I was the only lady officer. Okay. But जो बगल में एक हॉस्पिटल था, मिलिट्री हॉस्पिटल, उसमें 1-2 लेडी ऑफिसर्स थे। बाद में फिर मेरे साथ भी एक और लेडी ऑफिसर आ गई थी, कर्नल लतिका करके। Okay. So we were a few ladies. There's no problem on that. There wasn't a problem on that. But definitely जब हम फील्ड ट्रिप्स पे जाते थे एक्सपेरिमेंट्स करने, that time sometimes I used to be the only lady officer. Okay. Surrounded by Indian soldiers. And then yes, there are certain challenges you face as being the single lady in an environment वगैरह, particularly logistic issues, you know, कि कहाँ सोना है, कैसे रहना है वगैरह। But in Leh Ladakh as such, it's not a big problem because वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छे से तब भी था और अब और बेहतर हो गया। तब थोड़ी सी दिक्कत थी भी तो। प्लस you don't need very good training to survive a high altitude. Basic minimum fitness होना चाहिए, बाकी तो जो भी ट्रेनिंग है वो वहां जाके भी मिलता है, पहले से भी हम पढ़ के भी जाते हैं थोड़ा सा। बट अनलाइक द डॉक्टर्स, द इन्फेंट्री सोल्जर्स जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। एंड आजकल अभी लेडी मेडिकल ऑफिसर्स वैसी ट्रेनिंग करने लग गई हैं पोस्ट पे जाने के लिए, पहले हमारे टाइम पे ये सब नहीं था। सो फिर मतलब आपको कुछ डिफिकल्टीज आई थी? क्योंकि एक नॉर्मल वुमेन के लिए अगर कोई सोचे कि आपको 2.5 साल 3 साल वहां पर रुकना है इतने हाई एल्टीट्यूड पे, आई डोंट थिंक मतलब कि हार्डली कोई तैयार होगा। हाँ, ऑफ कोर्स। तो फिर मतलब क्योंकि आपने वो किया है इसलिए आप इतना नॉर्मली बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। हाई ऑल्टीट्यूड में दिक्कत होती है, तबीयत की दिक्कत होती है मेनली, यू डोंट फील वेल, एंड वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, खाने के लिए हर चीज मिलता नहीं। बट ये सारी चीजें इतने मायने नहीं रखती once you get used to them. Right. So initially yes, there I did face some problems, but then we all just get used to it. कि ज्यादा ठंड है तो कपड़े पहन लिए, पानी ठंडा तो गर्म करके पी लिया, things like that. And in my tenure in HMRC as such, we didn't have much problem because the center, जो research center है हमारा, वो centrally air conditioned है सबसे पहले तो, and all facilities are there in the center. और जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे भी एक मेस में कमरा था, just quite comfortable. Plus logistic support, army takes good care. ऐसा इतना कोई दिक्कत होता नहीं है. There's no problem as such. Yes, there was some worry कि अरे जाएंगे तो कैसे रहेंगे, एक रहता है fear of the unknown जो बोलते हैं. But once you go there and you see it, then it's all done.
क्या आप इसमें ऐसा कह सकते हैं कि आप जब वहां पर गए थे, जो आर्मी का जो एनवायरनमेंट होता है, आर्मी ऑफिसर्स का जो जोश होता है, उनको देख के हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में काम कर रहे हैं और हम इतना भी सरवाइव नहीं कर सकते. Yes. Was it like this to some extent? In fact, in this, I would like to say that though I was also an army officer, but because, as I told you, being a doctor, we have a little more sheltered living. But when I used to see these infantry boys जो glaciers से post से उतर के आते थे, उनका जोश देख के मैं really inspire होती थी कि 90 दिन वो extreme altitude पे रह के आते हैं, but उनके चेहरे से कहीं नहीं लगता था कि वो इतनी कठिनाई से वापस आए. Wow. So that was really inspiring for me. It not only inspiring, it was a proud moment for me कि मैं भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक भाग हूँ जहाँ पे ऐसे दिलेर जवान हैं जो कि 90 दिन से भी ज्यादा एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड में रुक के आते हैं और उनके चेहरे पे शिकन नहीं होता, उनको बल्कि एक फतह का फीलिंग आता है कि हमने करके दिखा दिया काइंड. So yes, it's a very unique kind of a inspiring kind of a feeling, you know, when you're in that adverse environment, because आप तो सर्वाइव कर ही रहे हैं बट आपके चारों लोग एकदम जोशीले, there's no complaint from anywhere. So it's a great feeling. So जब हमारे जवान इतने हाई ऑल्टीट्यूड से नीचे आते थे, उनका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है, आपने जैसे बताया, राइट? बट उनको किस टाइप की फिजिकल इलनेस होती थी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ते थे? क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं जो कि तब होते हैं, बट जब हम नीचे आ जाते हैं तो वो वापस नॉर्मल भी हो जाते हैं. मेनली स्ट्रेस कहाँ पड़ता है? हमारे हार्ट पे पड़ता है, हमारे लंग्स पे पड़ता है, थोड़ा सा हमारे दिमाग पे भी पड़ता है. तो जब ग्लेशियर से पोस्ट से जब उतर के आते हैं जवान, तो हम देखते थे कि उनके हार्ट पे किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ा है, कितना पड़ा है, ब्लड प्रेशर कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब हम स्टडी जरूर करते थे. बट ये भी हमको पता है कि जो भी स्ट्रेस होता है वहां पे, जब नीचे सी लेवल पे आ जाते हैं, जैसे चंडीगढ़ आ गए, दिल्ली आ गए, तो ये सारी चीजें वापस नॉर्मल हो जाती हैं एंड यू स्टार्ट लिविंग अ नॉर्मल लाइफ. सो इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम इफ द स्टे इज लिमिटेड इन हाई ऑल्टीट्यूड. भी लिमिट करके रखा है, एक रूल है वहां पे कि इतने दिन से ज्यादा इस हाई ऑल्टीट्यूड पे नहीं रहना किसी को भी, ताकि उनकी तबीयत बिगड़े. ओके, बट मैंने बहुत सारे ऐसे आर्मी जवान के इंटरव्यूज देखे जहाँ पर उनका ऐसा कहना है कि वो मतलब उनके यूनिट को छोड़ के जाते ही नहीं थे, वो कितने भी हाई ऑल्टीट्यूड पे हो. ये some of them are para commando or from different regiment, राष्ट्रीय राइफल्स. उनका ऐसा कहना है कि उनके हाथ पैर टूट जाए या फिर कुछ लग भी गया, if bone has fractured, still they will not come back to their unit or at their base. और आपके साथ में कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आपने देखा कि ये जो जवान थे ये बहुत टाइम पहले से रुके थे वहां पे, और मतलब हाउ आर देयर एक्सट्रीम कंडीशन, इसकी वजह से आपको कुछ नया पॉइंट मिला हो कुछ रिसर्च करने के लिए, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे विचार से मेरे को तो इतना याद नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ देखा हो मैंने. बट डेफिनेटली मेरे ही कॉलेज का एक लड़का, मुझसे जूनियर 2-3-4 साल, वो आरएमओ था. आरएमओ मतलब रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर. और वो और उसके बगल में एक जवान, दोनों को चोट लग गई. तो एक हेलीकॉप्टर एक ही जवान को वापस ले जा सकते थे, एक ही इंसान को ले जा सकते थे. सो दिस डॉक्टर, लाइक अ रिस्पॉन्सिबल बॉय, ही सेंट द जवान फर्स्ट. And unfortunately, the doctor didn't survive after that. So it's a very, what shall I say, very touching thing for me to see कि एक doctor, he prioritized the soldier's life on his own. But मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं. It's more like जो हो रहा है वो मैं देख रही थी. Didn't find anything very unique, but definitely inspiring to see soldiers coming back from extreme altitude full of जोश. मतलब कहीं लगता नहीं था कि वहां ये दिक्कत थी या वहां वो दिक्कत. जरूर रही होंगी दिक्कतें, बहुत दिक्कतें होती भी हैं, बट आई नेवर फाइंड देम कंप्लेनिंग एट ऑल, व्हिच इज अ वेरी ग्रेट ट्रेट ऑफ एन इंडियन सोल्जर. ओके, और पठानकोट का जब अटैक हुआ था, पठानकोट का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब आप शायद से... मैं कर्नल मेडिकल थी वहां पे 29 इन्फेंट्री डिव मामून में, और जो हमारे जनरल ऑफिसर थे, जनरल अग्निहोत्री, ही वाज इन चार्ज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दिस पठानकोट में जो भी हुआ था अटैक. सो I was a medical advisor to the general officer command. Okay. So then, under his command, we sent our doctors to take care of the injured and all that in the Pathankot Air Base. Mamoon is the Kant. Pathankot में भी army है, but the main army is in Mamoon, जो कि पास में ही है. वहीं पे div headquarters है. तो मैं वहीं पे थी general officer के साथ, और उस operation का जो भी medical part था
उसको मैंने मतलब कोऑर्डिनेट किया और हमारे ही यूनिट के डॉक्टर्स वगैरह गए थे वहाँ पे पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए। वहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल पठानकोट एक अलग से एक हॉस्पिटल था जहाँ पे अल्टीमेटली पेशेंट्स वर टेकन, बट इमीडिएटली एट द पठानकोट एयरबेस जो देखभाल करना था या जो कॉम्बैट मेडिकल सपोर्ट जो देना था वो हमने दिया। ओके, बट डिड यू गेट अ चांस उनको आर्मी इंजर्ड आर्मी ऑफिसर्स को मिलने का या फिर उनकी बाद हालत में देखने का? बाद में जब वो पठानकोट एमएच आ गए थे तो फिर हम सब गए थे उनसे मिलने वगैरह। So how was their जोश? और फिर क्योंकि जोश में तो कभी कमी नहीं पाई जाती इंडियन आर्मी में, चाहे कुछ भी हो। ओके, सो दैट्स वन गुड पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी कि कहीं पे कैसे भी रहें जोश एकदम टॉप पे रहता है। एज अ डॉक्टर मतलब आपने कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि किसी आर्मी ऑफिसर का कोई मतलब हाथ नहीं चल रहा है या फिर पैरालाइज्ड है या फिर कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में फ्रैक्चर्ड है और उनको भागने में या फिर कुछ मूवमेंट करने में दिक्कत आ रही है, फिर उनको डॉक्टर ने आपने कम्प्लीटली रेस्ट के लिए बोला है, फिर भी वो काम पे बट चले फिर भी वो काम पे फिर भी वो काम पे बहुत बार होता है, बहुत बार होता है कि एज अ डॉक्टर मैं सोचती हूँ कि एक कमांडिंग ऑफिसर या कोई भी इन्फेंट्री ऑफिसर या इन्फेंट्री जवान के लिए कि उसकी तबीयत के लिए ये सही है, मैं ये सोचती हूँ। बट वो एज ए इन्फेंट्री सोल्जर या इन्फेंट्री सीओ वो सोचते कि नहीं आज की तारीख में मेरी तबीयत ठीक जो है सो है, बट मेरा ये काम ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो मैंने बहुत बार देखा है कि हम जो कहते हैं एज अ डॉक्टर उसको कभी कभी फॉलो नहीं करते व्हेन दे फाइंड कि उनका मिलिट्री टास्किंग इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर बाद में जब सब हो जाता है तो देन वी टेक केयर ऑफ देम, बट यस एंड एज इट इज डॉक्टर्स वी ओनली एडवाइस बिकॉज उनके मिलिट्री इंपॉर्टेंस के बारे में हमें भी इतना पता नहीं होता है जितना हमें मतलब जितना पता होता है हम बताते हैं, उनको तबीयत के बारे में हम बता सकते हैं। बट अगर उसको मिलिट्री टास्किंग जो है it demands कि he should not rest, though I am telling him to rest. He will definitely go and do his military task. But didn't you find this surprising because अगर आपने रेस्ट करने को बोला है, राइट, और जो साइंस बोलता है कि उनको अगर 15 दिन रेस्ट करना है, 1 महीना रेस्ट करना है, बट स्टिल वो 8 दिन में ही अगर जा रहे हैं, इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ व्हाटएवर सिचुएशन ही इज फेसिंग। उनको भी पता है वो, बट वो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, वो उनको भी पता है कि डॉक्टर ने ये एडवाइस किया उनकी भलाई के लिए ये है, बट यू सी आर्मी की या यूनिट की या मिलिट्री टास्किंग की भलाई उनके रेस्ट में नहीं है। सो दे ऑलवेज प्रायोरिटाइज द नेशन या आर्मी की टास्किंग बिफोर देयर ओन हेल्थ, एंड दिस इज अ वेरी कमेंडेबल थिंग आई फील इन एनीवन इन द इंडियन आर्मी। आपने बताया कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिसीजेस या फिर प्रॉब्लम्स आ रहे थे, किस टाइप के मॉस्किटो बाइट्स, और आपने बहुत सारे रिसर्च किया। सो फिर इसके बारे में जरा बताइए कौन कौन से टाइप के मेडिसिन थे और किस टाइप के मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लंग्स के प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे आपने बताया कुछ। प्रॉब्लम्स तो हाई ऑल्टीट्यूड में जैसे होता है तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी से और ठंड की वजह से। ओके, क्या क्या होता है मतलब 2-3 आपने प्रॉब्लम अभी पीछे जैसे मैंने बताया कि देखो सब जाते ही सबसे पहले एक्यूट माउंटेन सिकनेस करके एक बीमारी है वो हो जाती है। उसमें क्या होता है एक्चुअली में? उसमें इंसान को सर दर्द होता है, उल्टी होती है एंड एक थकान सी महसूस होती है और कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है 2-3-4 दिन तक। तो दिस इज कॉल्ड एक्यूट माउंटेन सिकनेस। और इसमें फिर रेस्ट, ऑक्सीजन, दवाई वगैरह करने से ठीक हो जाता है। और एक और टाइप की बीमारी होती है जिसमें मैंने बताया था कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, इट्स कॉल्ड हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। ये कैसे होता है मतलब? ऑक्सीजन की कमी से होता है। ओके, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही हमारे फेफड़ों में ऐसे बदलाव आते हैं कि उसमें पानी आ जाता है। ओके, और जब फेफड़ों में पानी आ जाता है तो फिर वो ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में नहीं ले पाता। ओके, तो इसकी वजह से बहुत एक डेंजरस सिचुएशन आ जाता है। तो उसका भी फिर इलाज करना पड़ता है। एंड ऐसे ही सेम वे जैसे फेफड़ों में पानी भरता है ऐसे दिमाग में भी एक सूजन आता है बिना ऑक्सीजन के, उसको बोलते हैं हम हाई ऑल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा। वो तो और भी घातक बीमारी है एक्चुअली पल्मोनरी एडिमा से भी, तो उसको हम तुरंत ही इलाज करना पड़ता है। एंड उनको बल्कि हाई ऑल्टीट्यूड में ना रखते हुए उनको नीचे भेज देते हैं पेशेंट को हम इमीडिएटली, जैसे डायग्नोज किया तो ऑक्सीजन लगाया और तुरंत नीचे भेज दिया हेलीकॉप्टर में जैसे भी है, ऐसे करके हम इलाज करते हैं। एक और बीमारी जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है बर्फ लगने से जो टिश्यूज खराब हो जाती हैं, फिंगर्स वगैरह खराब हो जाती हैं, फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है तो वो गल जाती है उंगली या फिर चाहे वो हाथ की हो चाहे पाँव की, तो उसके लिए भी फिर इलाज करना पड़ता है। तो ये सारी बीमारियां हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड में होती हैं।
Okay. आप जब डीआरडीओ में थे आपको बहुत सारे मेडल्स वहाँ पे मिले, आपको बहुत सारे रिकग्निशंस मिले, तो उसके बारे में जरा बताइए। So actually DRDO में जाना मेरा it was good luck for me क्योंकि I was always wanting to make the difference and वहाँ मेरे को opportunity मिला कि मैं high altitude में जो जवान हैं हमारे उनकी तबीयत के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करूँ, कुछ नए solutions provide कर पाऊँ। तो एक तो जैसे मैंने बताया था फ्रॉस्ट बाइट के लिए हमने एक क्रीम बनाया, पल्मोनरी एडिमा के लिए हमने एक एपरेटस बनाया जिससे कि इलाज हो सके। इसके अलावा एक हमने एक हैपो बैग करके होता है, मतलब जब किसी को पल्मोनरी एडिमा हो जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, तो तुरंत उसको हम एक बैग में डाल देते हैं। Okay. उस बैग में प्रेशर भरा जाता है ताकि उसको उसका जो चारों ओर का ऑक्सीजन की जो कमी है वो महसूस ना हो और उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए। तो पहले हम लोग सारे इम्पोर्टेड बैग्स खरीदते थे, बट जब मैं थी डीआरडीओ में तो डेबेल करके एक बैंगलोर में लैब है जिसने कि ये बनाया था हैपो बैग, तो उसको टेस्ट करके उसको सर्टिफाई करने का जो काम था उस टास्क में आई वाज हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन दैट एंड नाउ ऑल ओवर आवर इंडियन आर्मी वी आर यूजिंग इंडियन बैग्स, इंडियन हैपो बैग्स। सो दैट इज अ गुड थिंग व्हिच हैपेंड कि हैपो बैग इंडियन हम आप यूज करते हैं आफ्टर दोज टेस्ट्स एंड ट्रायल्स दैट वी डिड व्हेन आई वाज इन ले। एंड बाकी अक्यूट माउंटेन सिकनेस के लिए कैसे कैसे, इनफैक्ट इस पे मैंने इतना काम नहीं किया, बट डीआरडीओ जिस लैब में मैं पोस्टेड थी वहां पे मेरे सीनियर कॉलीग्स जो थे उन्होंने ही ऐसा काम किया था वहां पे, जिससे अभी हमारे जो फौज में किस ऑल्टीट्यूड पे कितना रेस्ट लेना चाहिए जवान को, वो जो एक प्रोटोकॉल है वो रिसर्च भी उसी इंस्टीट्यूट से आया है जहाँ पे मैं पोस्टेड थी। आप जब सोमालिया के पीस मेकिंग में फिर उसमें आपका किस तरह से ऑब्जर्वेशन था? Somalia was a different chapter totally, and United Nations में first time जब ladies को भेजा उन्होंने, so I was one of them luckily, and I spent about 1.5 years in Somalia. Okay. वहाँ पे it was humanitarian aid था, क्योंकि सोमालिया में उस वक्त बहुत सारा इंटरक्लैन वॉरफेयर वगैरह था, बहुत सारा अनरेस्ट था, बिल्कुल पीस नहीं था, तो यूएन पीस कीपिंग करने गया था, उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। उसमें जो डॉक्टर्स गए थे वी वेंट फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड, मतलब वहां पे सोमालीज की सेवा करने गए थे। तो वहां गए तो रोज की सोमाली उनकी ओपीडी वगैरह हम देखभाल करते थे, हमने एक हॉस्पिटल एस्टेब्लिश कर लिया था, तो सोमाली पेशेंट्स की हम देखभाल करते थे वहां पे। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि वहाँ की बीमारियां, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उधर का जो जैसे पानी की कमी है या चारों ओर जैसे हर एक के पास एक गन होता है उधर या चाकू होता है, वायलेंस है बहुत ज्यादा, ऐसी जगह पे जाके मेडिकल एड देना वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो मैम हम लोग भी टेंट में रहते थे और यहाँ पे पूरे घर में बिल्डिंग में रहते थे, वहां जाके टेंट में रहते थे, एंड हॉस्पिटल भी टेंट में था, फिर बाद में बिल्डिंग में चला गया बंकर्स में, तो वो एक्सपीरियंस अलग था। ओके। फिर आपको भी कुछ मतलब फिजिकल फिटनेस या फिर सेल्फ डिफेंस की कुछ ट्रेनिंग दी थी वहां पे कुछ? तो आपको डर नहीं लगा फिर? डर के तो खैर पता नहीं मुझे, बट बेसिक जो ट्रेनिंग होती है ना, फायर फाइट, ये बंदूक चलाना या कुछ फिजिकल फिटनेस, ये हम लोगों को बेसिक सिखाया ही जाता है। एंड जब हम यूएन मिशन में जाते भी हैं तो वहां पे भी सिर्फ फिजिकली फिट लोगों को ही सिलेक्ट करके भेजा जाता है, फिर वहां जाके जो भी मिशन का काम है वो करना ही पड़ता है। जहां तक डर का सवाल है, यस शायद लगता हो, बट एक बार चले जाओ काम पे तो फिर नहीं लगता। एक मिशन में चले गए तो फिर आप उसी में एकदम डूब जाते हो। ओके। फिर डर नहीं लगता। फिर आपका मतलब सबसे वहां पे एक्सट्रीम आपने क्या कंडीशन देखी थी वहां पे सोमालिया में, या फिर कुछ हो रहा था? एक्सट्रीम कंडीशंस क्या, वहां तो सभी लोग एकदम बीमार और एकदम मालनरिश्ड, उधर अनेक प्रकार की बीमारियां थी सब। वहां पे कोई युद्ध वाला माहौल तो था ही था, जो था अलग, बट हम जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए गए थे तो हम सोमालीज की ओपीडी देखते थे, सोमालीज को देखते थे, जो उनकी लेडीज आती थी, उनके बच्चे आते थे, उनके एडल्ट्स आते थे, तो उन लोगों के तो दे वर नॉट वेरी हेल्दी एट ऑल, तो उनकी देखभाल हम करते थे। एंड इनफैक्ट वहां पे जो पानी की कमी है, क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था उसमें, हम लोग उनको ऐसे एडवाइस करते थे कि आप ऐसे, जैसे स्किन की बीमारी है तो हम उसको बोलेंगे कि दवाई लगाओ, फिर 24 घंटे के बाद नहाओ, नहाने के बाद फिर लगाओ, ऐसे हम एडवाइस करते थे। तो हंसते थे हम पे कि आपको तो पता नहीं, यहाँ पीने का भी पानी नहीं है, हम कितना नहाएंगे।
तो देन ही फेल्ट कि अरे जहां हम जाते हैं इलाज करने, वहां का माहौल और वहां के जो कमी है वो सब हमें जानना जरूरी है। बाद में धीरे धीरे हमें भी पता लगा, जैसे कोई बहुत ही मालनरिश बच्चा है और हम उसको बोले कि नहीं इसको दूध पिलाओ, तो वो बोलेंगे कि कहाँ से आएगा दूध, राइट। तो ऐसी चीजें वहां पे पता लगता है कि, तो देन वी मॉडिफाई आवर ट्रीटमेंट एंड आवर एडवाइस टू द पेशेंट, ये सब। सो किस तरह से फिर मतलब, क्योंकि अगर स्पेसिफिक मेडिसिन अगर किसी चीज के लिए लग रहा है या फिर कोई मेडिसिन लग की रहा कोई कमी नहीं थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने पूरे मेडिसिन दे रखे थे, Okay. सब कुछ दे रखा था, पर पीने का पानी वगैरह लोकल्स के लिए तो, हमारे लिए तो था, बट उनके लिए तो उनका जो भी पहले का सिस्टम है वही है, जैसे रहते हैं या पहनते हैं क्या खाते हैं वो तो उनका वही है। तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी उनको दिया जाता था काफी कुछ, बट फिर भी कमी तो थी वहां पे। तो ये सब चीजें मुझे देखने को भी मिली और सीखने को भी मिली कि कैसी कैसी चीजें हैं, एंड देन यू जस्ट फील कंफर्टेबल एंड प्राउड कि थैंक गॉड आई एम इन इंडिया एंड नॉट इन सोमालिया। बट ये जो एक्सपीरियंस है ये काफी एक्सट्रीम लेवल का एक्सपीरियंस है और इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आपने इतना मैलनरिशमेंट मतलब कुपोषण जो बोलते हैं हिंदी में, इतने 3 साल का बच्चा 3 महीने का बच्चा लगेगा, या विमेन जो मतलब एक हेल्दी जैसे होनी चाहिए बिल्कुल नहीं होती है वहां पे, ये सब देखने को मिलता है। तो आपको पता लगता है कि जो भी मतलब हम किताबों में बीमारियां पढ़ते थे, किताबों में फोटो देखते थे कि यार ऐसे लग सकता है, वो हमने रियल लाइफ में वहां सोमालिया में देखा। So that was an experience by itself. Great. इससे फिर मतलब आपको कुछ एक ऐसी सीख मतलब कुछ सीखने को मिला या फिर कुछ ऐसी एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टेटमेंट जो हमें कुछ मन को भा जाता है, या फिर कुछ ऐसा पॉइंट टर्निंग पॉइंट लाइफ में कि नहीं यार अब से हम ये नहीं करेंगे, या फिर कुछ ऐसा और कुछ पुश करेंगे, या फिर कुछ और इंडिया में लोगों को मदद करने की कोशिश ये करेंगे? लगता है कि जब इतनी सफरिंग है पूरी दुनिया में और देश में, तो अगर हम डॉक्टर बन गए किस्मत से या मेहनत से जैसे भी, तो अब हमारी बारी है कि हम इन लोगों की सेवा करें, चाहे वो हमारे देश के हों या कहीं के भी हों। बट ये सफरिंग को कम करने में हम चाहे एक ही बूंद डाल सकते हैं सागर में, पर वो बूंद हमें डालना जरूरी है। बिल्कुल मैम, आपने इतने सारी जगहों पे काम किया है, आई वुड लाइक टू एडवाइस द यूथ टुडे, बिकॉज आपने जिस कंडीशन में काम किया है, कंटिन्यूअसली काम किया है, एक जगह से दूसरी जगह पे आप गए हैं, आपने सोमालिया में इतना सब कुछ देखा, आपने आपके लाइफ में आपने ज्यादा करके इस नेशन के लिए बहुत कुछ किया है, राइट? बट स्टिल व्हेन यू ऑब्जर्व पीपल हु आर स्ट्रगलिंग टू जस्ट डू नॉर्मल थिंग्स लाइक टू गेट अ जॉब, या फिर नॉर्मल लाइफ में डिप्रेस हो जाते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइस फ्रॉम योर जर्नी टू द यूथ? I would just like to say a few things which are very critical in anyone's life. Okay. The first thing is कि there is nothing like failure in life. Okay. Second thing is कि मेहनत is required. कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं बिना मेहनत के अच्छा कर सकता। Okay. तो मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे। हो सकता है वो आगे बढ़ना आपके डेफिनेशन से आगे ना हो, बट डेफिनेटली इट इज अ स्टेप फॉरवर्ड। एंड व्हाट आई वांट टू से इज कि आपको आपके अंदर से वो ईमानदारी आनी चाहिए दैट यू आर गिविंग योर बेस्ट इन व्हाटएवर सिचुएशन यू आर टू डू व्हाटएवर यू आर डूइंग। Right. अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी काबिलियत के अनुसार मैं मैक्सिमम दे रहा हूं, Mhm. तो आई थिंक दैट इज द बेसिक दिस थिंग फॉर, आई विल नॉट से सक्सेस। सी अल्टीमेटली सक्सेस से भी बड़ी चीज है हैप्पीनेस। Mhm. और वो हैप्पीनेस तब आती है जब आपके अंदर से आपको लगता है कि जो मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ बेस्ट से बेस्ट मैंने इस सिचुएशन में किया। अगर आप उस कॉन्फिडेंस, इट्स लाइक 100 मीटर्स रेस के बाद सपोज आप 4th आए हो और आपके पास अभी भी इतनी मतलब सांस बाकी आप बोलने के लिए कि यार मैं और दौड़ सकता था, तो दैट इज अ वेस्ट। उस 100 मीटर्स रेस में आपने मैक्सिमम देना था, बाद में बोलने का फायदा नहीं कि मैं और दौड़ सकता था। Right. ऐसे ही आपको जो भी टास्क मिले लाइफ में, कोई भी चीज, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो आर्मी में डॉक्टर बनना हो, चाहे वो ग्रेजुएशन करना हो, चाहे वो नौकरी प्राप्त करनी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, आपके अंदर से एक आवाज आनी चाहिए अच्छे से कि यस इन दिस सिचुएशन मेरी काबिलियत के अनुसार मैंने 100% दिया है, एंड दैट इज व्हाट विल कीप यू कंफर्टेबल एंड हैप्पी एंड श्योरली इट विल टेक यू टू सक्सेस। I would like to advise women especially in this case, because आज क्या हो रहा है कि फैमिली जो है वो मतलब डिस्ट्रॉय हो रही है इन शॉर्ट, और दे आर नॉट बैलेंस्ड। इसमें मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ही कहना चाहूंगी कि मेन एंड वुमेन
we are different. Mhm. There is no need to talk about gender equality. Okay. We have to talk about a concept called gender neutrality. Okay. मतलब आप मैन है या वुमन है, उस फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं कि मैं आदमी के बराबर हो जाऊं या मैन वुमन के बराबर करे, ऐसा कुछ नहीं। ये बराबरी की बात नहीं है, क्योंकि दो अलग मॉडल्स हैं। Right. बट हर काम में जेंडर न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, मतलब एक जेंडर न्यूट्रल एटीट्यूड होना चाहिए हमारा। Right. So ऐसा I somehow will not subscribe to girls saying that we want to be equal to boys. There's nothing like being equal to boys. You are different and maybe better. Right. So you be the best you can, as I told you. Mhm. If I was in the army, suppose, for example, and I was a brigadier, या जो भी थी मैं, somewhere inside of my insides, I don't want to think that I want to be like a male brigadier Mhm. or a male colonel. Mhm. I am a female. Mhm. And I will be a female brigadier in my own unique way. Mhm. Great. I don't want to be equal or something to a male. There's nothing like a male brigadier and a female brigadier. Right. It's only a brigadier Brigadier. and the responsibility. Yes. अब वो brigadier आदमी है तो एक तरह से करेंगे उस काम को, Right. और एक वो औरत है तो वो अलग तरीके से ही करेंगी वो, Mhm. और करना भी चाहिए। Right. Why should she think कि मैं उस मेल की तरह करूं? It doesn't make sense. Obviously. Similarly, so that's why there is nothing like gender equality. There has to be gender neutrality. क्योंकि the awareness कि आप आदमी हैं औरत हैं, एक टास्क के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उस टास्क को कैसे करते हैं वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। So that is why I will always tell girls and women, young women, not to try to become equal to men. Why you think that they are better than you? You are better than them, or maybe whatever, but you are different. So maintain your difference. There's nothing like gender equality and trying to be equal to a male. ऐसा कुछ नहीं है. Women are unique. Women are empowered in a different way. Women have different attributes. Women do things differently. Mhm. They can and they should, Right. and they will be successful. ग्रेट। आपने इतनी हाई एल्टीट्यूड में जब काम किया, राइट, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी आर्मी ऑफिसर को कभी ऐसा लगा होगा कि मतलब अरे यार मतलब लेडी ब्रिगेडियर आए हैं। दे मस्ट बी रियली हैप्पी एंड वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स यू। क्या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था इसके बारे में कुछ? इसमें मेरे कुछ यूनिक फनी एक्सपीरियंसेस रहे हैं जब इवन व्हेन आई वेंट टू कमांड द फील्ड हॉस्पिटल आल्सो। तो जो मेरे इमीडिएट बॉस थे वो आए तो ही सेड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग अ लेडी सीईओ, ऐसे लगता है। या when I was a brigadier and I went, there were so many people around me who said कि this is the first time we are seeing a lady brigadier. ठीक है, उतना ही रहता है, उसके बाद बाकी नॉर्मल। But was it like in a funny way or just like to build a rapport or something? Just to express their admiration, I would say. कभी ऐसा कोई मतलब कोई फनी वे में या कुछ भी नहीं था। It was always a respectful thing, but मुझे थोड़ा अजीब लगता था कि क्या इतने साल में आपने लेडी ब्रिगेडियर नहीं देखा, ऐसे लगता था। बट जेन्युइनली दोस पीपल यूज्ड टू टेल मी, पर्टिकुलरली जवान वगैरह भी, कि वी हैव नॉट सीन अ लेडी ब्रिगेडियर। तो हो सकता है वो सच हो, ठीक है, देखा उन्होंने, वेरी गुड, बाकी वर्क एज यूजुअल। It could be an expression क्योंकि अगर सच में किसी ने नहीं देखा है तो they will also get surprised and you will also get surprised कि यार इन्होंने कैसे नहीं देखा है। Yes, because somewhere when you become a colonel or a brigadier, आपको इतना पता नहीं लगता कि आप कहाँ पर हो जब सामने वाला जो देख रहा है आपको। So इन्फेंट्री वगैरह में कैसा है, लेडी ऑफिसर्स होती नहीं, अब होने लगी हैं, बट पहले नहीं थी, ओनली मेडिकल या नर्सिंग। तो इसीलिए मेडिकल और नर्सिंग ऑफिसर्स ज्यादा, अभी पहले ब्रिगेडियर्स, जनरल्स जो भी बने, अभी तो बाकी में भी आ गए, तो नेचुरली उन लोगों ने देखे नहीं होंगे लेडी ऑफिसर्स इतने। बट अब times have changed, more ladies are in the army, there'll be more brigadiers, more generals. Great. So मैम, आपने इतने हाई ऑल्टीट्यूड में आपने जब सर्विस की आर्मी में जब आप थे, did you find it difficult to lead such a big troop of men because you were the only lady officer over there? So see, as a colonel, as a brigadier, you are in charge of say 300 men, 400 men, जैसे भी होता है, depending on the hospital size, and you have to lead them and you have to guide them, you have to make your hospital function well. So in that situation I was also looking for an answer कि मुझे कैसे रहना चाहिए। Should I be like a man like other men are already leading in this male organization, or should I be like a woman? So I found my answer in that जो
बॉयज या जो मेरे ट्रूप्स जवान जो भी मेरी तरफ देख रहे हैं, दे आर डेफिनेटली नॉट लुकिंग एट मी टू बिहेव लाइक अ मैन. Okay. They expect me to behave like a woman, Okay. but a woman leader. In the sense, मैंने कभी भी किसी से भी जब बात करती हूँ तो एक मेल जैसे एक मेल से बात करता है, जोर से बात किया या गाली गलौज से बात किया या जो भी होता है, I never did that. Okay. And I must say this here that सामने वाला बंदा भी आपको डेफिनेटली एज अ ब्रिगेडियर एज अ सीनियर एक्सेप्ट करता है, बट उसके मन में ये है कि यू आर अ वुमन, एंड उसके मन में वुमन के एक बिहेवियर का एक पैटर्न बचपन से उसने देखा है. He looks for that pattern even in his own boss. Okay. So as a lady boss, if I can call myself that, Yeah. wherever I was, I definitely found it more comfortable to be like a regular woman leader, yeah, woman brigadier, than try to be like a male. Okay. And I think this is a message I want to give to all the girls and women also, that in your leadership roles, in your, wherever you are, definitely don't have to masquerade as a man at all. You be true to your womanly existence, to your womanly attitudes, to your womanly behavior, and you can be a fantastic leader. There will be no problem for anyone to accept you as a leader. But अगर आप एक मेल के behavior pattern को देख के आप मेल की तरह करना चाहेंगी, there may be a problem. Got it. And sometimes what happens, a woman has to work a little more to prove that she's as good as a man. Okay. That means एक मैन को तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करता है, ये तो ये कर ही लेगा, बट एक वुमन की तरफ जब आते हैं तो द वुमन हैज टू डू 1.5 times more to prove that she is Capable of. as capable. तो ये कभी कभी आता था, but it's not a big deal. We can always come around that. But definitely a woman leader should be a woman leader and not masquerade as a man leader. चाहे वो masculine organization like the army हो, चाहे वो corporate हो, चाहे वो university हो, चाहे वो college हो, चाहे वो school हो, कहीं पे भी हो, woman का अपना जो unique womanhood है उसको छोड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी मेरी लाइफ में, कम से कम. एंड मेरा एडवाइस भी यही रहेगा हर वुमन को कि उस वुमन एनर्जी, जो फेमिनिन एनर्जी की बात कर रहे हैं, या वो जो वुमन का एटीट्यूड है, उसको छोड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी. ग्रेट. तो मैम आपका जो एटीट्यूड था, आपने जैसे बताया कि आर्मी में आपने जब सर्व किया, यू आर नॉट आस्क्ड टू लाइक, यू डिसाइडेड नॉट टू बी लाइक अ मैन, बराबर, लेकिन आप उसके साथ में यू आर अ मदर, आप एक माँ है, आप एक वाइफ है, आपके इन लॉज के भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे, और आपका जो रोल है वो हर एक मतलब एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है, और एक आपका जो प्रेशर था फिर उस टाइम पे डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि आर्मी में आपको आपसे कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस है कि नहीं आपको किस तरह से काम करना है, बट बच्चों की कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस है. सो आपने इन सारी चीजों को, इन सारे रोल्स को कैसे निभाया, और आप इसके बारे में क्या एडवाइस करेंगे नई लड़कियों को? जिस रोल में आप जहां हैं वहां पे बेस्ट करिए. अगर मैं माँ के रोल में हूँ घर में, तो आई जस्ट वांट टू बी द बेस्ट मदर. देयर आई डोंट हैव टू प्रूव दैट आई एम अ बेस्ट आर्मी ऑफिसर, या मेरे अंदर आर्मी कूट कूट के भरा है. वहां पे आई जस्ट हैव टू शो हाउ गुड अ मदर आई एम. तो मदर को क्या करना चाहिए, या एक वाइफ को क्या करना चाहिए, या एक बहू को क्या करना चाहिए, वहां पे आप अपना रैंक और अपना ये ओहदा वगैरह लेके जाने का, इट डजंट मेक सेंस. वाइस वर्सा, व्हेन यू कम टू योर आर्मी सराउंडिंग वेयर यू आर अ लीडर और यू आर एन आर्मी ऑफिसर, यू आर एन आर्मी डॉक्टर, उधर when you come, you will usually should bring out only those attributes of your personality and character which will help you to get that job done properly. We cannot, any woman, I mean, I'm sure for the man also the same, this role playing is very important. आप जिस रोल में हैं उस रोल को पूरे ईमानदारी से निभाइए, चाहे आप मदर हो या फादर हो, जैसे भी हो, या आप डॉक्टर हैं या एक आर्मी ऑफिसर है, एक कभी सबऑर्डिनेट है, कभी लीडर है, कभी वाइफ है. वो रोल में आपको वैसा ही करना है. दे कैन नेवर इंटरमिंगल एंड दे शुड नॉट.
There's no point thinking कि ओ मैं तो ऑफिस में एक ब्रिगेडियर हूँ तो मेरा ये सब मेरी देखभाल करते हैं, मैं घर जाते हैं एक्सपेक्ट कि सब लोग मेरी देखभाल करें, बिकॉज इट्स जस्ट द ऑपोजिट। घर जाते ही बच्चे बोलेंगे कि मम्मी ये करो या कुछ और जो भी है, दैट टाइम आई कांट से कि ऑफिस में तो मैं ये नहीं करती हूँ, घर में मैं ये नहीं करूंगी। ये इट डजंट वर्क लाइक दैट। घर आ गए मदर बन गए या वाइफ बन गए, ऑफिस चले गए तो कमांडेंट बन गए या सीईओ बन गए या डॉक्टर बन गए, जो भी बन गए। वो रोल प्लेइंग आपको इजीली करना आना चाहिए, आता है ये। ईमानदारी जब आप अंदर रखते हैं, कॉन्फिडेंस जब आप अंदर रखते हैं, दिस रोल प्लेइंग कम्स वेरी नॉर्मली एंड नेचुरली, एटलीस्ट टू अ वुमन। आपने आपकी सर्विस में जो भी एटीट्यूड देखा, जो भी पॉजिटिविटी देखी आर्मी में, या फिर जिस तरह से काम किया जाता है यूथ में, आपको, क्योंकि आप अभी कॉलेज में भी काम करते हो, आप यूनिवर्सिटी में भी आपने स्टूडेंट्स के साथ में बात किया, उनके पर्सनैलिटी को देखा है, किस तरह से उनका माइंडसेट है, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीजें हैं कि जो यहाँ की जो अपनी इनसाइड कंट्री जो यूथ है वो लैक करते हैं, और वहां का अगर एटीट्यूड या फिर कौन से पॉइंट्स अगर यहाँ पे अगर हमने यूटिलाइज किया हमारे डेली लाइफ में, इट विल चेंज अवर लाइफ कंप्लीटली, माइंडसेट, और हम जो अचीव करना चाहते हैं वो आसानी से कर लेंगे। एनी पॉइंट समथिंग लाइक आई थिंक इसमें सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, ओके कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती ओके हूँ। वो ऐसा अंदर से ही एक फीलिंग आनी चाहिए हम सबको कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट उसकी शर्त यह है कि आप अपना बेस्ट दें उस सिचुएशन, और आप कभी ये ना सोचें कि ये मुझे आसानी से मिलेगा या मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो वो नहीं मिल रहा है। मेहनत कहीं जाया नहीं होती। एटीट्यूड विल ऑलवेज हेल्प यू wherever you go, and confidence in yourself, in your own capability, these are the things which take you forward. एक अंदर से एक ईमानदारी आनी चाहिए आपकी कि यस, मैं चाहे पढ़ाई कर रहा हूँ, चाहे नौकरी कर रहा हूँ, चाहे कुछ और कर रहा हूँ, ये मैं अच्छे से करना चाहता हूँ और मैं इतना अच्छा ये कर सकता हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। अगर एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को ये जवाब दे सकते हैं कि यस, आई हैव डन माय बेस्ट व्हिच आई कैन फॉर एनीथिंग, आई थिंक दैट इज व्हाट विल टेक एवरीवन फॉरवर्ड। एंड कॉन्फिडेंस इन oneself is very important. There is no need to be underconfident, because see, all of us are unique as it is, we are, and we are all uniquely capable of many things. राइट। तो हमारे अंदर ये कोई इंफीरियोरिटी की फीलिंग कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या शायद मैं ये नहीं, ऐसे डाउट्स होने ही नहीं चाहिए। वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इन योर कैपेबिलिटीज, एंड मोर देन कैपेबिलिटीज, यू मस्ट बी एबल टू कमिट योर 100% एफर्ट टू अ पर्टिकुलर जॉब, जो भी हो वो काम। मैं ये नहीं कह रही ये काम है वो काम, अगर आप अपना 100% देते हैं किसी काम को, आई थिंक योर जॉब इज डन। बाकी जैसे गीता में भी कहा गया कि फल की इच्छा इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बट कर्म पे आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए कभी भी। इसके आगे आई थिंक देयर इज नो अदर कोई बड़ा मंत्र की जरूरत नहीं। आपको अपने कर्म में कोई कमी नहीं, आप, इट इज इन योर कंट्रोल, एंड दैट इज द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल, इज योर कर्म। आप कैसे करते हैं उसको आप सही करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, वो सही ही होगा। बट जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, 100% से भी ज्यादा अगर हो सके, बट definitely 100% of the best that you can do in a given situation, you must do. That is the basic thing for anyone to go forward. This has really pushed me forward as well, आपको बोलना चाहूंगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने इतने सारे साल इंडियन आर्मी के लिए दिए और आप अभी भी काम कर रहे हैं विद द सेम एटीट्यूड, पॉजिटिविटी, और आपके चेहरे पे की जो स्माइल है वो भी शो करती है। सो आई वांट टू टेल एवरीवन कि ऐसे ही हमारे जो आसपास ही जो ऐसे रियल हीरोज है उनका इंस्पिरेशन लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए, एंड दैट विल रियली हेल्प अस एवरीवन ग्रो, not rather than just considering any different kind of people, but yeah, these are the real people, और आर्मी से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना आपका वैल्यूएबल टाइम दिया और आपने इतने तुरंत सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया टू डू द सेशन। थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद। Thank you and Jai Hind.